चलिए भाई शुरू करते हैं आज अपना मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये CGL का सेट है, मैथ्स प्रैक्टिस सेट, जो किस में आया हुआ है भाई? CGL एग्ज़ाम में। ठीक है, CGL एग्ज़ाम में आया है कब? 2018 के। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ये है कि भाई किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, कोई त्रिभुज है ABC, उसके अंतर्गत क्या बनाया गया है? एक वृत्त बनाया गया है। लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास, क्या नाम है इसका? ABC, और इसके अंतर्गत क्या बनाया गया है? एक वृत्त बनाया गया है। लीजिए मैंने वृत्त बना दिया इसके अंतर्गत एक। ठीक है, वह AB, BC और AC को R, P और Q पर स्पर्श करता है। ठीक है, R, P और Q पर इसने क्या कर दिया? स्पर्श कर दिया। इसके बाद में ये है कि भाई AQ इज इक्वल टू है 4.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर। PC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ये है 5.5 सेंटीमीटर, और BR है 6 सेंटीमीटर, BR 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है? त्रिभुज ABC की परिमाप पूछी है, यानी ये पूरी दूरी पूछी है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग पूछा है भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस सवाल को सोल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरम बता दूँ आपको। किसी वृत्त पर अगर किसी पॉइंट से स्पर्शी रेखाएं खींची जाएं, किसी वृत्त पर किसी एक पॉइंट से क्या खींची जाएं? स्पर्श रेखाएं खींची जाएं। ठीक है, तो वो दोनों ही स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? सेम दूरी की होती हैं, यानी ये वाली दूरी अगर x है तो ये वाली भी दूरी क्या होगी? x होगी। ठीक है, जैसे ये A और B है, ये O है, तो AO बराबर किसके होता है? BO के बराबर होता है। ठीक है, ये एक प्रमेय है, हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो दोबारा हाई स्कूल की किताब उठाना और पढ़ना एक बार। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अब ये देखिए ज़रा, क्या ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है? ये वाली प्रमेय की तरह नहीं है ये। ठीक है, ये हमारा जो C पॉइंट्स है हमारा, ये दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा रही हैं, CQ और CP, यानी कि CQ और CP क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी ये भी 5.5 होगा। बिल्कुल सेम ये भी है। AQ अगर 4.5 है तो AR भी कितना होगा? 4.5 होगा। BR अगर 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। बस अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, इसका बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं? इसकी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC की परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगी भाई? तीनों भुजाओं का योग। 4.5 और इसको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा भाई? कुल मिला के 10 आ जाएगा। अब देखिए 4.5 ये है, 5.5 ये है, ये भी कितना हो जाएगा? 10। 6 और 6 कितना हो जाएगा? ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा? 12। तो कितना हो गया कुल मिला के? 32 हमारा हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक, चलिए फिर इसके बाद में हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर आपकी। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति किलोमीटर प्रति घंटा में का 75% कितना है? देखिए बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, SSC बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, और ये सेट आप लगा लेंगे तो रेलवे NTPC में खूब काम करेगा। ठीक, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहले मैं बता दूं इसमें क्या है भाई। इसमें दिया ये है कि अगर मैं दो तरह की मेरे पास चालें हैं, पहली चाल अगर S1 में मान लूँ S, तो इसमें बता रहा है कि S2 यानी कि दोबारा से चाल क्या हो जाती है हमारी? 16 कम कर दिया जाता है, यानी कि पहले से 16 कम कर दिया जाता है। तो होता क्या है, और दूरी क्या दे रखी है हमें? दूरी हमें बता रखा है साफ कि कितनी है भाई? 384 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अच्छा, कितने घंटे कम लगते हैं? फिर बाद में इसको 2 घंटे अधिक लगते हैं। जब दूरी को चाल को कम कर देंगे जाहिर सी बात है तो घंटे क्या लगेंगे? ज़्यादा लगेंगे, यानी कि टाइम पहले T1 था और बाद वाला T2 था, तो इनका अंतर कितना हो गया भाई? 2 घंटे। इसको मैंने मान लिया क्या? T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना है? 2 घंटे। अब एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से ध्यान रख लेना और ये फॉर्मूला ही याद रख लेना। ठीक है, ये सवाल हालांकि कई तरीके से हो जाता है, लेकिन ये पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ इस फॉर्मूले को रट लेना अच्छे से, क्योंकि सवाल इसी तरह से बनता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? S1 D इज इक्वल टू होता है S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू T, जहाँ T क्या है? समय का अंतर है। अब D कितना हमें दे रखा है? 384। S1 इंटू S2 हमें पता नहीं क्या है। S1 माइनस S2 कितना है भाई? S1 माइनस S2 कितना है? बताइए ज़रा कितना है? तो हमारे पास है 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, यानी कि 16 और T का है समय का अंतर 2,
तो 2 8 16 यानी कि S1 इंटू S2 कितना आ गया हमारे पास 384 मल्टीप्लाई बाई 8। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को अगर भारी करना चाहें तो वो और भारी कर सकते हैं आप। कैसे कि S1 को S रख दें और S2 को S-16 रख के द्विघात समीकरण बना लें और S का मान निकाल लें, लेकिन वो हमारे पर देर लग जाएगी। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि हमें S1 और S2 का अंतर तो पता ही है कि कितना है भाई 16, यानी कि S1 और S2 का जो मल्टीप्लाई है किसके ऐसे 2 गुणनखंड कर लें हम जिनका अंतर कितना हो 16 हो। अब देखिए यहाँ 8 तो पहले से ही है, 8 16 में आता है। ये देखिए किससे कट रहा है, ये 384 को अगर मैं 6 से काट दूँ तो 6 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 6 छंग 36 और बचेंगे 2 6 चौक 24, यानी कि 64 और 6 अट्ठे 48। अब 64 और 48 का अगर मैं कहूँ कि अंतर कितना होगा तो 16। इसका मतलब S1 क्या है मेरे पास, S1 है 64 और S2 कितना है 6 इंटू 8 यानी कि 48 आ गया। देखिए अंतर 16 दोनों का। पूछा क्या है हमसे, तो मूल गति का 75% कितना है। अब एक बात बताओ, मूल गति कितनी है, मूल गति तो वो है जो पहले थी, यानी पहले कितनी थी S1 यानी कि 64 है मूल गति, और मूल गति का कितना निकालना है हमें 75%। ठीक है, मूल गति का कितना निकालना है 75%। चलिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको निकाल कर, मूल गति यानी S का 75%, तो 75% कर लेते हैं S का। ठीक है, तो मूल गति कितनी थी 64 का 75% यानी कि 75/100 यानी कि 3/4 16 16 3 48, यानी हमारा आंसर कितना हुआ 48। तो 48 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अरे वाह क्या क्वेश्चन है भाई, ये तो रीजनिंग में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, यानी कि -4 यानी कि 4 वर्ष पूर्व, -4 का मतलब समझ लेना 4 वर्ष पूर्व कितना था भाई 4:5। इसके बाद अब 8 साल बाद कितना हो गया, यानी वर्तमान से 8 साल बाद कितना हो गया, +8 कर देता हूँ इसे, कितना 11:13 इतना था। अब दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या पूछा है, ये पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा। चलिए बड़ा आसान है ना, दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग बता देते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो देखिए इस सवाल को अगर एग्जाम में करना है तो मैं तो भाई ऑप्शन से करता, आपको भी ऑप्शन से करना है। मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है इसके, हमारे सामने एक ऑप्शन है कितना 80, अगला वाला है 96, उससे अगला है हमारा 72 और फिर है हमारा 76। अब एक बात बताइए, ये इनके वर्तमान आयु का योग है। 4 साल पहले ये मान लीजिए ए और बी कितने साल के थे, एक ये 4 साल का, ये 5 साल का, यानी 4 साल पहले अगर इनकी आयु के योग की बात करूँ तो कितनी थी 9 थी, यानी कि 4 साल पहले ये 100% इनकी आयु का योग किससे कटता होगा 9 से। तो 100% क्योंकि 9 क्या है 9 इनका योग था तो 9 से कटता होगा। चलिए फिर अब ज़रा 4 साल पहले ए और बी अगर दोनों की आयु की बात करूं तो 8 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ए भी 4 साल कम होगा और बी भी 4 साल कम होगा, दोनों की आयु 4 साल कम होगी ना। तो अगर मैं 80 में से 8 घटाऊंगा कितना बचेगा 72। 96 में से अगर मैं -8 करूंगा तो कितना आएगा 88, और अगर इसमें से माइनस करूंगा तो 64 और यहाँ 68। अब हमें ये देख लेना कौन सा वाला ऑप्शन 9 से पूरी तरह कट जाता है। तो 9 से पूरी तरह कौन सा ऑप्शन कट रहा है, केवल हमारा 72। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 80 ईयर्स। ठीक है, कौन सा आंसर होगा हमारा 80 ईयर्स, ये हमारा आंसर होगा। ये हम किससे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं किससे, ऑप्शन से। लेकिन अब हमें ऑप्शन से करना नहीं है, अगर बिना ऑप्शन के हमें करना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है। चलिए बात करते हैं उसके बिना ऑप्शन वाले तरीके की। चलिए मैं इसको साफ़ कर देता हूँ पहले थोड़ा जगह बनाने के लिए। अब देखिए ज़रा हमारे सामने आयु का अनुपात दे रखा है, कितना कितना अनुपात दिया, ज़रा ध्यान से देखिए इसको भाई। 4 साल पहले अनुपात जो था वो कितना था 4:5 था, और बाद में अनुपात कितना हो गया 8 साल बाद 11:13। अब 4 साल पहले इन दोनों की आयु का अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, अंतर कितना दिखाई दे रहा है 1, और 8 साल बाद इनकी आयु का अंतर कितना हो गया 2। कभी ऐसा हो सकता है कि 4 साल पहले कोई 2 लोगों की आयु में 1 साल का अंतर था, वो 8 साल बाद 2 का हो जाए। भाई आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। आप अगर अपने पिताजी से 20 साल छोटे हैं तो पिताजी अगर 100 साल के होंगे ना तो भी आप 20 साल छोटे होंगे, ऐसा नहीं है कि अंतर बदल जाएगा। तो अब हमारे पास इस जो हमारा अनुपात है इसको सेम करना, सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 1 से। तो फिर ये कितना हो जाएगा हमारे सामने, ऊपर वाला 8 5 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 11 और 13, 11 और 13 रहेगा। ठीक है, 11 और 13 ही रहेगा ये। चलिए अब हमारे सामने क्या है, देखिए यहाँ भी 5 से 13
यानी कि कितना हो गया भाई, 5 से 13 करने पर कितना हो, नहीं सॉरी ये 2 पंजे 10 होगा, यहाँ पर मैं गलती कर गया था, 2 पंजे 10, यहाँ 3 का अंतर है, 8 11 देखो यहाँ भी 3 का अंतर है। अब हमारा सवाल हो गया, ठीक है, यानी कि अनुपात में 3 यूनिट का अंतर है, लेकिन अगर हम आयु में अंतर देखें तो 4 साल और 8 साल बाद, 4 साल पहले और 8 साल बाद, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 12 साल। अगर मैं कहूँ वर्तमान में तो 4 साल बढ़ेंगे ना, यहाँ आगे 0 होगा और फिर क्या हो जाएगा, 8 और जुड़ेगा, तो इसका मतलब 12 साल, यानी कि 3 यूनिट किसके बराबर है भाई, 12 साल के बराबर है ना। हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है उनके दोनों की वर्तमान आयु का योग। अब वर्तमान आयु ये मत समझ लेना, अब ये हमारे पास 8 और 10, अब हमारे पास 8 यूनिट क्या होगा भाई, 8 यूनिट, 3 यूनिट जब 12 है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 4 के बराबर होगा, तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, 32 के, और 10 यूनिट ये वाला 10 यूनिट किसके बराबर होगा, 40 के, तो इनका योग कर देंगे हम। अब योग अब इसको 4 साल बाद, क्योंकि ये तो क्या है, ये 4 साल पुराना अंतर, ये 4 साल पुरानी एज है, क्योंकि -4 वाला है ये अनुपात, ठीक है ना। तो 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 36 का, और ये कितने का हो जाएगा, 44 का, दोनों को जोड़ दो, 36 और 44 जोड़ दिए, कितने हो जाएंगे हमारे कुल मिलाकर 80। तो हमारा आंसर क्या होगा, 80, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में मैं ऐसे क्वेश्चन कई तरीक़ों से करा चुका हूँ, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं उन सबको पता होगा, ठीक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः F और E इस प्रकार हैं कि FE पैरेलल टू BC तथा FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है। यदि AD परपेंडिकुलर टू BC और AD बिंदु G को FE पर काटती है तो GD रेशो AG हमें निकालना है। देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है, जो बात है ज्योमेट्री का, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल ज्योमेट्री का। एक त्रिभुज है ABC, है ना, यहाँ पर एक लाइन काटती है जो परपेंडिकुलर है बिल्कुल BC के, उसका नाम क्या है, FE, ठीक है, सवाल में दे रखा है सब। अब हमें ये दे रखा है कि BC तथा FE को त्रिभुज समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करती है, FE और पैरेलल टू BC। तो FE यानी ऊपर अगर जो क्षेत्रफल है सेम क्षेत्रफल क्या है नीचे, यानी AFE का जो क्षेत्रफल है ना वो ही बिल्कुल FECB का क्षेत्रफल है। यानी अगर इसका क्षेत्रफल में 1 यूनिट मान लूँ तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा भाई, 1 ही यूनिट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो बात तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जब भी इस तरह से कोई त्रिभुज बनता है जहाँ पर आधार के पैरेलल कोई रेखा खींच दी जाती है तो दोनों ही त्रिभुज जो बने होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं, है ना, सिमिलर होते हैं। यानी कि ट्राइंगल AFE सिमिलर किसका होगा, ABC के, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब सिमिलर त्रिभुज की आपने थ्योरम पढ़ी होगी, मैंने बताई भी है पहले, तो एरिया इनका किस अनुपात में होता है, 1:2 के रेशो में होता है। तो साइड किस रेशो में होती है, एरिया का वर्ग कर देते हैं हम, तो 1:√2। देखिए साइड हो या फिर त्रिभुज की कोई हाइट हो या फिर मीडियन हो यानी माध्य का, या फिर इसका परपेंडिकुलर कोई लंब हो, वो सब क्या होती हैं, वो सब सेम रेशो में होते हैं। यानी कि अगर तुमसे पूछे कि भाई ABC और AFE की भुजाओं का अनुपात बताओ तो 1:√2 होगा, ऊंचाइयों का अनुपात ये होगा, मीडियन का अनुपात सेम होगा, और परपेंडिकुलर का अनुपात भी, लंबों का अनुपात भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए तो हमारे सामने अब देखिए ज़रा, ये देखिए कि ये अगर एक है, सर इसमें आगे थोड़ा सा सवाल बड़ा रखा है कि यदि AD परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC के, तो बिंदु GFE को काटता है तो GD अनुपात AG पूछा है हमसे, ठीक है, GD अनुपात AG पूछा है। चलिए यहाँ से जो है ना इस सवाल में जो दे रखा है मैं कर दूँ, ये एक रेखा है AD जो परपेंडिकुलर है BC के और बिंदी FE को G पर काटती है, ये क्या है, G है, सही है। तो GD रेशो AG पूछा हमसे, क्या पूछा है, GD रेशो AG पूछा है। चलिए आसान है, कोई टेंशन नहीं। चलिए मैं तो ये बता ही चुका हूँ कि ये भाई ये अगर 1 होगी ये वाली साइड इसकी, तो बड़ी वाली साइड यानी कि इस वाले त्रिभुज की साइड कितनी होगी, √2 होगी। तो ज़रा ये बताइए AE 1 है, AC √2 है, तो EC कितना होगा भाई, EC कितना होगा बता दो ज़रा, √2 - 1 होगा, नहीं होगा, √2 - 1, ठीक है, बड़े वाले में छोटा वाला हटा दिया। तो जो इनकी भुजाओं का अनुपात है मैंने बताया वही सेम टू सेम अनुपात रहता है, ठीक है। तो GD क्या है, GD भी √2 - 1 होगा, और AG कितना होगा, AG कितना होगा, 1 होगा। हमसे पूछा क्या है, GD रेशो AG, तो GD √2 - 1 रेशो AG कितना है भाई, 1, ठीक है, √2 - 1 रेशो 1। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन B हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने
कैसा क्वेश्चन है भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ऐसे। सवाल ये है कि 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा, हमारे सामने ये दे रखा है कि 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा इज इक्वल टू है 0, और थीटा किसके बीच में है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो जैसा आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में किया था कि इस पूरी इक्वेशन को किस में चेंज करना है, द्विघात समीकरण में कोस थीटा का मान रख के यहाँ पर 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा सवाल हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दें हम 1 - कोस स्क्वायर थीटा रख दें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर इस सवाल को करने का बड़ा ही आसान तरीका है, और वो तरीका क्या है कि थीटा का मान आप अपनी तरफ से कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी सोच के, लेकिन क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में वो मान जो भी रखें, राइट हैंड साइड को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर ऐसा मान हम रखते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं 0 डिग्री रखूँगा तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा वैल्यू, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और कोस 0 की वैल्यू 1 तो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं 90 रखूँगा तब नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। चलिए फिर अच्छा अगली वैल्यू रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ 45 वैल्यू, अगर मैं 45 अगर वैल्यू रखता हूँ, अगर 45 वैल्यू रखता हूँ तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, और रूट में आंसर जो है फिर वो 0 नहीं बैठेगा, ठीक है ना। अगर मैं साइन की वैल्यू अगर मैं 60 रखता हूँ तो कोस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और साइन की वैल्यू होगी √3/2, जिससे हमारे पास रूट में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। चलिए इसी से कर लेते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू, अपनी तरफ से मैंने सोच कर रख रहा हूँ ये वैल्यू, आपको भी सोचनी है ऐसी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो 4 - 2 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 -5, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो हो गया आराम से सवाल। कितना आया हमारे सामने 4 - 3/2 और 5/2 कितना होगा 8/2, और 8/2 का मतलब क्या है 4, यानी कि 0, यानी कि ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी है हमें साइन थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू मैंने कितनी मानी है 60%, 60 डिग्री, तो √3/2, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। चलिए अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम लेकर, 2 यहाँ पर एलसीएम, तो √3 + 2√3 यानी कितना आ गया 3√3/2, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो हमारा ये भी सवाल हो गया। चलिए आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये है, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% और 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। बस थोड़ा सा लंबा सवाल है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, मतलब कर दिया गया है इसे, बाकी कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ खास करने के लिए। चलिए करते हैं फिर इसी बात पे। हमसे सवाल ये कह रहा है कि 120 को x% कम कर दें, ठीक है। 120 को क्या कर दें हम x% कम कर दें, कम करते हैं तो 100 में से ही घटाते हैं ना, अपॉन 100। चलिए ये कम हो गया हमारा 120 में से, और 40 को क्या कर दिया गया, 40 को x% बढ़ा दिया गया, 40 को x% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चलिए 100 से 100 कट गया, 40 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो 300 - 3x है ना, 300 - 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 + x, और ये इधर आकर हो जाएगा 4x, और इधर आकर 400, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे सामने 50। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। चलिए अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 210 का x%, यानी कि 210 का कितना परसेंट भाई x%, x% का मतलब 50%, ठीक है। 210 का x%, 21 पंजे 105 हो गया, तथा कितना 180 का x + 20%, तो 180 का x + 20 यानी कि 70%। चलिए इसका भी 70% कर लेते हैं, 18 सत्ते चलिए इसका कर लेते हैं 70%, तो 70% 18 सत्ते 126। अब हमसे पूछा है कि ये इससे कितना
अधिक है, तो ये इससे कितना अधिक है ना, नहीं सॉरी, तो ये इससे कितना परसेंट कम है, ये पूछा है कि ये इससे कितना परसेंट कम है। तो कोई बात नहीं, 21 कम है कितने पर, 126 पर, तो 100 पर कितना कम होगा, तो लो भैया 21 छक्का 126, 100/6, 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो हमारा आंसर आ गया 16 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि यदि 5√x³ में लिख ही देता हूँ क्वेश्चन, 5√5x³ माइनस 81√3y³ अपॉन 5√5x माइनस 3√3y इज इक्वल टू क्या है, ax² प्लस by² प्लस cxy है। तो हमसे वैल्यू पूछी है, जिसकी वैल्यू पूछी बाद में बात करेंगे। देखिए अब जरा ये सामने क्या है आपके, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये a³ माइनस b³ है, ठीक है। ये क्या है भाई, a³ माइनस b³, और नीचे क्या रखा है, देखिए ऊपर वाला जो है ना, ये क्या है, ये किसका क्यूब है, √5x माइनस 3√3, इसका ऐसे कर सकते हैं, इसका होल क्यूब, और ये बाई इसका होल क्यूब है ना, तो a³ माइनस b³ बन गया। अब जरा एक बात बता दूं मैं, a³ माइनस b³, और नीचे क्या रखा है भाई, a माइनस b। अच्छा a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, अपॉन में क्या है a माइनस b, a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे सामने, a² प्लस b² प्लस ab बचेगा ना खाली। चलिए तो फिर मैं इस सवाल को थोड़ा सा साफ़ कर दूं यहाँ से, और मैंने अभी बताया है हमारे सामने बचेगा क्या, केवल a² प्लस b² प्लस ab। चलिए तो a² प्लस b² प्लस ab, a की जगह ये है और b की जगह ये है, ये तो है हमारा a की जगह और ये है b की जगह, तो a² यानी कि 5x² प्लस b² यानी कि 3√3 का स्क्वायर हो गया 27y² और प्लस ए बी यानी कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यानी कि 3√15x/, ये आया हमारे सामने। अच्छा अब ये क्या है, ये इज इक्वल टू क्या है, किसके बराबर है, ये इसके सेम टू सेम है ना, ये बराबर में ये रखा है, यानी कि a का वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने 27 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3√15 आ गई, नहीं आ गई यही वैल्यू। चलिए अब बस इसको कर देते हैं हम, क्या निकालना है हमें, जो भी निकालना है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालना क्या है आपके सामने रखा है सवाल में, क्या निकालना है देख कर बताइए ज़रा। निकालना है हमें 6a प्लस b माइनस √15 और c। अच्छा 6a की वैल्यू 5 है 30 हो गया, प्लस b की वैल्यू तो हमने अभी बताई है कितनी है 27 और माइनस √15 c की वैल्यू ये है तो 15 या 45 हो गया, तो कुल मिला का आंसर आ गया 12 आंसर आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सही हुआ हमारा डी। चलिए इसके बाद में हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है भाई, क्या है कि यदि 9 अंकों की संख्या ये हमारे सामने है 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। बड़ा आसान सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, संख्या कितनी है हमारे सामने 985x 3678y। ठीक है, अब ये किससे मल्टीप्लाई हो जाती है पूरी 72 से, ऐसे सवाल को करने के लिए अब 72 के क्या करेंगे हम, सहअभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर 9 × 8 यानी ये संख्या 100% 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। चलिए अब पहले जब कोई संख्या 8 से कटती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, यानी कि 7 8y पूरा किससे कट जाना चाहिए 8 से। चलिए काट के देखते हैं, 8 9 72 बचेंगे कितने 6 और ये y। अब आप आराम से समझ सकते हैं y की जगह कितना रखें कि 8 से कट जाए, तो भाई यहाँ कितना होना चाहिए y की जगह 4 होना चाहिए, तभी 8 से कट पाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 4। चलिए यहाँ पर अब 9 का मल्टीप्लाई का रूल हमें पता है क्या, कि सारे ही नंबर उनके जो सम है वो किससे करना चाहिए 9 से। चलिए उसको भी काट के देख लेते हैं। ठीक है, 9 से कटना चाहिए तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो 9 तो ख़त्म हो गया यहाँ से 3 6 9 ये भी ख़त्म हो गया, 8 और 5 यहाँ से बच गया 4, यहाँ से बचा 4 और यहाँ तो अगर जोड़ देंगे तो बचे 2 और यहाँ 8 में जोड़ देंगे तो बचेगा कितना 10 है ना, यानी 1 हो गया
या आप इसको सबको जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी कुल मिलाकर सॉरी x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू हमारे सामने आएगी कितनी 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। मैंने जोड़कर ही कराया, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब हमसे पूछा क्या है 4x माइनस 3y की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सॉरी x की वैल्यू 8 नहीं आएगी बल्कि x की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू कितनी होगी 4 आएगी। अब जोड़कर देख सकते हैं, मतलब 9 और 8 5 3 6 7 8 और 4 को जोड़कर, है ना, ये यही आएगी। तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो कितना आ गया हमारा आंसर 4, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया 4। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि भाई अगर साइन थीटा इज इक्वल टू है पी स्क्वायर माइनस 1, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है किसकी वैल्यू कोस थीटा की। अरे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो, खैर इसमें क्या करना, ठीक, इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, भाई समकोण त्रिभुज में ये होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब कितना है इसका पी स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण क्या है पी स्क्वायर प्लस 1। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, ये निकाल लूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ, वरना एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर ये पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 ये तीन भुजाएं होती हैं, ये ट्रिपलेट है, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ 2/2 है ना, इस तरह से होता है, या आप निकाल भी सकते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से, थ्योरम लगाकर, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ से 2 हटाऊँ, यहाँ से 2 हटाऊँ तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 2p। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं इसको कि b का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 100% कितना आएगा भाई 2p ही आएगा, ठीक। चलिए तो फिर p अब क्या है, बस अब कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आ गया हमारे पास 2p और कर्ण हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे सामने आंसर आ गया ये। वरना हम इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई पी की कोई भी वैल्यू ले लें, हम पी की कोई भी वैल्यू लेकर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पी की वैल्यू अगर 2 ले लें, हम पी की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली, ठीक है, अगर पी की वैल्यू हम 2 ले लें, सही, पी की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली, सॉरी एक मिनट रुक जाइए ज़रा, बस पी की वैल्यू अगर हम 2 ले लें ना, जब भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम करेंगे तो ये देखिए ज़रा, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, ठीक। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 5, यानी कितना आ जाएगा भाई हमारा जो हमने जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है वो 3/5 आ जाएगा। परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5, तो 100% ही 4 होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट है। तो कोस थीटा का हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। चलिए वो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास 10वें नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ एक बार। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले तो ए बी सी की क्षमताएं हमें साफ साफ दे रही हैं, कितनी है 2 5 और 3, ठीक है, 2 5 और 3। अच्छा एक बात बता दूं मैं, ये फॉर्मूला है हमारा, ये जो वर्क एंड टाइम है ये एसएससी वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, इसके आसान भी लगता है उनको। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है क्षमता और गुणा में डेज, भाई जितनी क्षमता है उसको दिनों से गुणा कर दो तो क्या आ जाता है हमारा टोटल वर्क। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है कि तीनों की क्षमता कितनी है, एक साथ काम करने पर 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिन तो है 27 और तीनों की क्षमता कितनी है 2 5 3, यानी कुल मिलाकर 10, यानी कि कुल मिलाकर कार्य कितना करना है इन्हें 270 यूनिट काम करना है, 270 यूनिट काम करना है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ 270 यूनिट में इनमें आगे दे रखा है कि बी और सी दोनों मिलकर काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में करेंगे। अब इस काम का कितने हिस्सा 4/9 हिस्सा, तो 4/9 कर लें अगर हम इसका, तो 9 3 27 3 4 12, यानी 120 करना। किसको करना कुल मिला के ए बी उसके अंदर बी और सी को। अब बी और सी को कितना काम करना है कुल मिलाकर 120। एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं 5 और 3 8, तो कुल मिला के कितने हो गए 8 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने
15 अट्ठे 120, 15। हमारा आंसर क्या होगा भाई? बी। तो ये हुआ हमारा आंसर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है 12 संख्याओं का औसत 42 है, 12 संख्याओं का औसत 42 है। चलिए, तो 12 संख्याएं हैं हमारे सामने, तो 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है भाई? 42। तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 504, क्योंकि योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्याओं का संख्याएं, है ना। अच्छा, उसमें हमें दे रखा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो 5 चौक 20, यानी कि 5 संख्याओं का योग हो गया 200। और 4 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 4 का औसत कितना है भाई? 44। तो कुल मिला के कितना होगा? 176। अच्छा, ये देखिए ये कितने आ रहे हैं? लास्ट की 5 और शुरू की 4, लास्ट की 5 और शुरू की 4, इनका कुल मिला के यानी 9 संख्याएं हो गई। और 9 का औसत कितना हो गया? कुल योग कितना हो गया औसत इनका? वो कितना हो गया? 376। अब हमारे सामने कितनी संख्याएं बच गई? 9। 3 संख्याएं बीच वाली बच गई। और बीच वाली संख्याएं कौन कौन सी बची हैं? एक तो बची है 5वीं संख्या, एक बची है 6ठी संख्या, और एक बची है 7वीं संख्या। ठीक है। अब हमें ये साफ तरीके से बता रखा है कि जो ये बची हुई 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं जो बची 3 संख्याएं हैं, बची 3 संख्याएं, इनका योग कितना होगा बताना जरा। पहले तो भाई सबका योग था 504, उनमें से 9 जो हमने निकाली है उसमें से 376 निकाल दें हम, तो बची हुई 3 संख्याओं का योग कितना हो गया? 504 माइनस 376, यानी कि 128। अब हमें आगे इस सवाल को पढ़िए। आगे लिखा हुआ है कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। अगर छठी संख्या x है तो 5वीं संख्या से ये x कम है, यानी ये x ज़्यादा कर दूँ यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद है तथा 7वीं संख्या से 5 कम है। जब ये 7वीं संख्या से 5 कम है तो 7वीं संख्या इससे 5 ज़्यादा है, यानी ये हो गई 5वीं, 6ठी और 7वीं संख्या हमारे सामने आ गई। अब कुल मिला के इनका योग भी मुझे पता है 128। सबको जोड़ दूँ और सामने क्या लिख दूँ? 128। 128 लिख दिया मैंने। चलिए, तो x 3x इज इक्वल टू 128 में से क्या माइनस कर दूँ भाई? मैंने माइनस कर दिया 6 और 5 11, यानी बच गए 170। तो x इज इक्वल टू आ गया 39। अब हमसे देखिए सवाल में क्या पूछा है। हमसे सवाल में पूछा है तो 5वीं और 7वीं का औसत बताओ। 5वीं संख्या ये है और 7वीं संख्या ये है। तो 5वीं संख्या कितनी हुई? क्योंकि x 39 है तो ये कितनी हो गई? 39 और 6, 39 और 6 ये हुआ हमारे सामने 45, और 39 और 5 कितना हुआ? 39 और 5 44 है ना। 45 और 44 का औसत यानी बिल्कुल बीच में क्या होगा इसके? 44.5 होगा। ठीक है ना। औसत तो ऐसे निकालते हैं ना, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में क्या है? 44.4, यानी हमारे सामने आंसर आया इसका 44.4, यानी कि बी। चलिए अगली तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है भाई? देखिए ज़रा ध्यान के साथ में। क्वेश्चन ये है, नहीं ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है ये, जो है हमारे सामने क्वेश्चन ये है x + y + z इज इक्वल टू 19, x² + y² + z² इज इक्वल टू कितना है भाई? 133। चलिए लिख लेता हूँ मैं सवाल को लिख लेता हूँ आपके सामने और करते हैं। सवाल ये है x + y + z इज इक्वल टू 19। ठीक है ना। x² + y² + z² इज इक्वल टू 133 और x z इज इक्वल टू y²। चलिए बड़ा आसान हो गया अब सवाल, यानी कि जो y है वो x और z के गुणनफल का स्क्वायर के बराबर है। अब हमें अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि y की वैल्यू क्या मानूं मैं। तो y की वैल्यू अब यहाँ पर अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, है ना। अगर पहली बात तो y क्या होना चाहिए कि स्क्वायर होना चाहिए, है ना। अगर मैं इसे, क्योंकि ये 19 है, अगर 6 का स्क्वायर मान लूँ, इसे मैं इसको 6 मान लूँ तो ये कितना हुआ? 6 का स्क्वायर, यानी कि इसको अगर मैंने 6 मान लिया तो ये हो जाएगा हमारे सामने 36। अब 36 क्या है? x और z के ऐसी वैल्यू जो का गुणनफल क्या आ जाए 36, तो 9 गुणा 4, यानी कि x की जगह 9, इसकी जगह 4 और इसकी जगह 6 रख के देख लूँ। 9 और 4 13 और 6 19, है ना। तो ये इसी तरह से देखिए सोचना है। अब ये सोचना कैसा है ये आप सोचिए, है ना। वरना तरीके और भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, बहुत बड़ा सवाल उससे हो सकता है। चलिए, तो x y z की वैल्यू मेरे सामने आ गई है। पूछा क्या है हमसे? तो पूछा है z और x के बीच अंतर क्या होगा। तो z और x के बीच हमें साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है। z नहीं, y की जगह 6 है ना, y की जगह 6 है और z की जगह 4 है। तो x और z के बीच अंतर कितना दिखाई दे रहा है? 9 - 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्या सवाल है कि 2 + tan² थीटा + cot² थीटा अपॉन sec थीटा अपॉन cosec थीटा के मान किसके बराबर होगा।
चलिए कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी हम थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से हम कुछ भी मान सकते हैं, बस वो जो है ऑप्शंस को हमारे सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्या सवाल दे रखा है, सवाल ये है कि भाई सवाल ये है कि थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ बस, चलिए। तो सवाल ये है हमारे सामने 2 + tan स्क्वायर थीटा, 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अपोन में क्या है, अपोन में है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी। चलिए, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हम थीटा की वैल्यू कोई भी अपनी तरफ से रखेंगे। देखिए जब भी tan और कोट में सवाल हो ना, तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू आपके माइंड में ना 45 डिग्री आनी चाहिए। सबसे पहले 45 ही रख के देखिए, ठीक है, क्योंकि 0 और 90 पर ना ये इन्फिनेटिव मान हो जाता है, और इन्फिनेटिव की वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 45 रख के देख लेते हैं। 2 + tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, कोट 45 की 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 1, और इंटू कोसेक थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इंटू 1, तो 2, 3, 4 है ना। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें हमारा आंसर क्या आ जाए, 2, 3 और 4 आ जाए। ठीक है, चलिए, नहीं तो सेक थीटा, मैं वो गलती कर गया थोड़ी सी। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, और इंटू कोसेक 45 की वैल्यू भी √2 होती है, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। यानी ऐसे ऑप्शन जिसमें की वैल्यू कितना आ जाए, थीटा का मान 45 रखने पर 2 आ जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन है कोट थीटा। कोट थीटा में अगर मैं 45 वैल्यू रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 1, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है कोस थीटा साइन थीटा। अगर यहाँ पर मैं 45 वैल्यू रखूँगा तो इसके ये कितना हो जाएगा, 1/√2, ये 1/√2, 1/√2 और 1/√2 की मल्टीप्लाई 1/2। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 की वैल्यू 1/√2, सॉरी √2 इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक है ये, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, √2, तो कितना आ गया 2, यानी कि 2 आंसर हमारा लाना था हमें, और 2 किससे आया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ भाई, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, PQ तथा PR प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवाएँ हैं, तो PQ QR जीवा को बिंदु S पर काटती हैं, OS की लंबाई बताइए। देखिए बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक वृत्त है हमारे सामने, एक ये वृत्त हमारे सामने, ठीक, जिसका केंद्र है O। अब है क्या, ये O इसका केंद्र है। अच्छा, O केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ और PR प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवाएँ हैं, PQ और PR, चलिए ऐसा कर लेता हूँ, 12 सेंटीमीटर की है, जो होगा PQ और PR दोनों कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, 12-12 सेंटीमीटर की हैं। अब होता क्या है कि PQ और PR जीवा को बिंदु S पर काटती हैं, PQ और PR। एक और जीवा है जिसको QR जीवा को, है ना, PQ QR जीवा को बिंदु S पर काटती हैं। ये QR जीवा है, इसको थोड़ा सा सही सीधा बना लेता हूँ। ये कौन सी जीवा है भाई, QR। ये PQ जीवा जो है इसे PQ QR जीवा को S पर काटती है, PQ QR जीवा को S पर काटती है। ये PQ नहीं है बल्कि PO होगा ये, है ना। ये कितने पर काटती है भाई, S पर काटती है। वो सवाल में थोड़ी सी गलती है, ये S पर काटती है, ठीक है। तो OS की लंबाई बतानी है हमें, ये वाली लंबाई बतानी है, OS की लंबाई। तो सबसे पहले हमें OS की लंबाई जाननी है भाई, ठीक, OS की लंबाई हमें जाननी है। चलिए जान लेते हैं। हमें ये तो पता है कि OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और OP का वैल्यू होगी कितनी, वृत्त की त्रिज्या तो कितनी है भाई, कुल मिलाकर वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी OP तो हमें पता है कि भाई 10 सेंटीमीटर है। अब हमें OS चाहिए, ठीक, या PS निकालना है और OP में से PS निकाल कर भी हम ये निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए देखिए, ये क्या है, एक त्रिभुज का बाह्य वृत्त है। त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 9th या 10th में पढ़ा होगा। त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है R = ABC/4A। ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए, तो R मेरे पास तो है ही ना, 10 है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या 10 है ना, और ABC। अब C जो तीसरी भुजा है वो तो मुझे पता ही नहीं ना, तीसरी भुजा की वही लिख लेता हूँ, क्योंकि 2 भुजाएं तो मुझे पता है, ये भी 12 है, और 4A। अब ये त्रिभुज क्या है, इसका एरिया निकालना है मुझे।
4 इंटू ए कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, देखिए अब जरा इस त्रिभुज का आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार है ये, आधार कितना है ये आर क्यू है ना, और हमारे पास जो इसका लंब वो है, ये तो मैंने पूछा मानी थी ना सी, आर क्यू बराबर तो सी मान ली थी, और लंब कितना है भाई, लंब है हमारे पास पी एस, ये है ना पी एस। चलिए तो 2 दूनी 4 और 2 से ये सी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, यानी कि जो मेरे पास आया पी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू ये हमारे सामने आ गया 10/6। 10/6 का मतलब क्या हुआ 10/6, हाँ नहीं यहाँ पर 12 भी है, तो 12 छंग 72/10 यानी कि 7.2। अब देखिए पी एस जो है, पी एस कितना है, पी एस है 7.2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओ एस। तो ओ एस बराबर क्या है, इसमें से ये क्या कर दूँ मैं माइनस कर दूँ, तो कितना आ जाएगा 2.8। देखिए अच्छा सवाल था ज्योमेट्री का, थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल था, एक बार और देख लेना, इसको समझ लेना, ना समझ आए कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भाई हमारा जो है सीआई का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, वो बहुत बढ़िया सवाल है, बार बार पूछे जाने वाला। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतने रुपये और 6 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है जब ब्याज की वार्षिक संयोजित है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो राशि क्या है, मतलब मूल राशि निकालनी है हमें। देखिए सवाल क्या है कि मान लीजिए मूल राशि पी थी, पी 3 साल बाद A3 हो गई, 6 साल बाद A6 हो गई। ठीक है, 3 साल बाद राशि हुई कितनी थी 8028 और 12042 6 साल बाद। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, वो हर साल क्या बढ़ता है भाई, बराबर ब्याज बढ़ते हैं, जितने गुना यहाँ से यहाँ तक हुआ है ये इतने गुना यहाँ से यहाँ तक होगा। अब ये कितने गुना हुआ है, कितने गुना निकालने के लिए फाइनल अपॉन इनिशियल वेलोसिटी निकाल जाती है, या ये देख लें कि इन दोनों में अनुपात कितना है। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए अब ये देखिए 12042 और 8028 का अनुपात अगर हम निकालें तो ये 12042 और 8028 ये कुल मिलाकर आ जाएगा हमारे सामने 3:2, यानी कि यहाँ पर जाने के बाद ये हुआ है 3/2। तो ये P भी यहाँ पर रहने के बाद कितना हुआ 3/2। अगर उल्टा आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 2/3, और ये कितना हो जाएगा इसका 2/3 गुना। अब हमसे पूछा है P कितना होगा, तो P कितना हो गया भाई 8028 का कितने गुना 2/3 गुना। ऑफलाइन क्लास में मैंने बहुत सारे इस तरह के सवाल कराए हैं, देख लेना एक बार उनका सोल्यूशन। चलिए तो हमारे सामने जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने कि भाई 3 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2676 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2526 और ये 5352 ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही